वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर सी। पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड भारतीय डाक द्वारा प्रयुक्त होने वाली डाकघर संख्या 6 अंकों का एक कोड है। पिन की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन हुआ था वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से भी पुकारा जाने लगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने उन्हें यह पदवी दी थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत है श्रम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपात नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सन 1923 में नागपुर में सत्याग्रह हुआ था ध्वजा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था, जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? जो संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है वह है दिगंबर, जो कि जैन संप्रदाय का है। अगला प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? सबसे पहले की गई थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, योसोमाइट क्या है? तो दोस्तों योसोमाइट है झरना। ऑप्शन नंबर सी। योसोमाइट कैलिफोर्निया की
कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा में योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक मापी झरना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था वर्ष 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थित है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित विजाग स्टील प्लांट भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र है। यह भारत में सबसे उन्नत स्टील उत्पादक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों वह दो शहर हैं कन्याकुमारी तथा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को कहते हैं निक्षालक, ऑप्शन नंबर ए। वैसे प्रदूषक को निक्षालक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से भूजल में सीधे कचरे का निकास करते हैं। झरनों और बहाव में निक्षालक की उच्च स्वतंत्रता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट के द्वारा जिस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह प्रोटोकॉल हो जाएगा टीसीपी तथा आईपी। इंटरनेट के द्वारा सर्वाधिक टीसीपी या आईपी मानव प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश क्रस्टेशियाई की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइटिन की। अगला प्रश्न है, सारस कहाँ का राज पक्षी है? सारस राज पक्षी है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। सारस क्रेन भारत के उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है। इस पक्षी का उल्लेख राज्य के ऐतिहासिक महाकाव्यों ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाओचेंग एयरडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दाओचेंग एयरडिंग एयरपोर्ट स्थित है तिब्बत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो दोस्तों वह पशु हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन नंबर बी। अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट लगभग 8 गुना अधिक लवण का उपभोग करते हैं। लवण की यह अपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा ऊंट को अपने शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा रखने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डाबोलिम एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर में है, देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, ऑप्शन नंबर सी। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद मुगल शासक औरंगजेब का महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में 1707 में निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है सर जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। सर जगदीश चंद्र एक महान भौतिकविद एवं वनस्पति शास्त्री थे, जबकि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बीएस नायपॉल को साहित्य में 2001 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं?
तो दोस्तों वह स्थान हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राजा देवान प्रिय प्रियदर्शी को उपाधि से जाना जाता था? देवनाथ प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था, वह भारतीय राजा हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में एक धर्माचार्य था, वह था मुल्ला बहवानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह जिला था मानभूम जिला, ऑप्शन नंबर सी। भारत राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का मानभूम जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की गई थी रामानुजाचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति अनुसरण किया था? तो दोस्तों वह थे अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अकबर अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति अनुसरण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा 1 तथा 3। चलिए देखते हैं, कथन 1 में दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। और तीसरा कथन भी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तुगलक वंश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक वंश के सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए आघात सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू की पराजय हुई।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की शासिका कहाँ की थी? रानी लक्ष्मीबाई शासिका थी झांसी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किया गया 29 जून 1968 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति महाराजा की उपाधि स्वीकार करते हुए धर्मोद्वार की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा स्थित है दौलताबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डैश मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है गंगा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दांडी कूच प्रारंभ हुआ था? दांडी कूच प्रारंभ हुआ था साबरमती से, ऑप्शन नंबर डी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली तरंगे होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ। तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इस प्रकार की तरंगों में माध्यम के कण तरंग के साथ नहीं बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फेराड किसकी इकाई है? फेराड इकाई है धारिता की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप नहीं, वे कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोन की कण बढ़ने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फोटोन की कण बढ़ने की प्रकृति टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। 55 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनुता पर। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? आकाशगंगा फैली हुई है 10⁵ प्रकाश वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी 1984 संबंधित है मिथाइल आइसोसिनाइड से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुआ जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो दोस्तों वह धातु है पारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस का। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक निधुत होता है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनाफिज मच्छर वाहक है मलेरिया का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में, ऑप्शन नंबर सी। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु हो जाएगा आपका तांबा जस्ता तथा निकेल का। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस फिल्टर पर मल जल यानी कि सीवेज डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है तो उसे कहते हैं रिसाव फिल्टर यानी कि ट्रिकलिंग। अगला प्रश्न है, आपसी जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? आपसी जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है वातन टैंक से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरे फेरे के द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोसोमोनास का। वह जीवाणु प्रभेद नाइट्रोमोनास है। यह दुर्लभ बैक्टीरिया का एक चयापचय प्रक्रिया के रूप में अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलिसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलिसिस के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। यह अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवों के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपोषण। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई होती है 6 महीने की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके ताप पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। आगे 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिसका PDF विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।